आप आज की डेट में अगर एक फैक्ट्री चला रहे हो, ठीक है, या कोई भी एक इस्टेब्लिशमेंट चला रहे हो, मतलब एक वर्किंग प्लेस चला रहे हो, आपके यहाँ अगर कोई लेबर है, ठीक है, जैसे बर्तन साफ करने वाला हो गया या ईंटा लगाने वाला हो गया, तो आप उसको डेली वेजेस में कितना रुपए दोगे? डेली बेसिस पर आप कितना रुपए पे करना चाहोगे उसको? बोलो। सर उसके वर्क के अकॉर्डिंग 150। 150 रुपए। और बोलो बोलो, सुनना चाह रहा हूँ भाई मैं। कितना पे करना चाहोगे? ज्यादा पे करोगे, कम पे करोगे? बताओ। सर काम के हिसाब से। नॉर्मली क्या होता है कि कभी भी याद रखना, बिजनेसमैन बहुत श्रूड होते हैं। श्रूड होने का मतलब क्रूर होते एक तरह से। काम ज्यादा करवाते हैं और पेमेंट कम देते हैं। मैं दिन भर काम करा के अगर 100 रुपए किसी को दे रहा हूँ, ठीक है, तो उससे काम मैं जब तक 10,000 रुपए का नहीं दूंगा, मैं 100 रुपए नहीं दूंगा उसको। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? नहीं ऐसा है। हाँ सर। क्योंकि एक आध लोग, सर दुनिया में हर इंसान ऐसा नहीं होता, तो मैक्सिमम लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो प्रताड़ित करते हैं लोगों को। ऐसे बहुत सारे पूरा काम करवा देते हैं और देते हुए कुछ नहीं है पैसा वैसा। ये फैक्ट है। तो गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, तो गवर्नमेंट ने निकाला है मिनिमम वेजेस एक्ट, जो ये कहता है कि अगर किसी स्टैब्लिशमेंट में, ऐसी स्टैब्लिशमेंट जहां पर आप, अगर मैं जहां पर बोलूं या जहां पर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, वहां पर अगर कोई लेबर काम कर रहा है या वर्कर काम कर रहा है, तो उसे एक मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स है, जिससे कम वो आपसे एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। उतना पे करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 400 रुपए आपको पर डे देने ही होंगे, या आप उससे कम दोगे तो आपके ऊपर लेबर कोर्ट में जाके केस कर देगा। मिनिमम वेजेस एक्ट वो लॉ है जो ये कहता है कि आपकी फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में अगर वर्कर काम कर रहा है, तो सरकार ने उसका मिनिमम रेट ऑफ वेज डिसाइड कर दिया है, इससे कम उसको पैसा देना ही नहीं है, और यदि आपने दिया तो आप पर केस कर सकता है। कितना समझ में आई? कितना समझ में आया? बाकी लोग आ को? गया सर। तो इस एक्ट को बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो है कुछ एम्प्लॉयमेंट में फिक्स कर दी जाए। आप, आपके पास नोट्स हैं भाई, नोट्स में आप इस चीज को लिखो। या सर्टेन एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, इस एक्ट में स्केड्यूल बनाया गया है, और स्केड्यूल के दो पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है तो फार्मर को इस कम रेट से ज्यादा, इतने अमाउंट से ज्यादा वेजेस नहीं मिलनी चाहिए। और पार्ट बी जो है अदर इंडस्ट्रीज के लिए, कि अगर वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो सरकार ने उसका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर दिया है, उससे कम वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप बोलो पहले ये फोकस्ड बात समझ आई कि नहीं आई? भाई मिनिमम रेट ऑफ वेजेस डिसाइड करना मतलब इतने से कम वर्कर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हिसाब ये है कि स्केड्यूल बनाया गया, लिस्ट बनाई गई है कि लॉ कहाँ कहाँ लगेगा। तो दो पार्ट है, पार्ट ए एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और पार्ट बी जो है उसके अलावा जितने इंडस्ट्री है उनसे रिलेटेड है। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? सर आ गई। परफेक्टली आई कि डाउट है? ये बोलो। आ गया सर। श्योर हो? व्हाट इज स्केड्यूल? तो हर लॉ, जैसे एक्ट है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट, एक्ट माने लॉ, स्केड्यूल मतलब होता है स्पेसिफाइड लिस्ट, जिसमें आप कोई चीज मेंशन करना चाहते हो। तो मिनिमम वेजेस एक्ट की स्केड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है दो पार्ट। पार्ट ए एग्रीकल्चर को लेकर है, जहां बताया जाता है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो लेबरर्स है उनकी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अलग फिक्स होगी, और अदर इंडस्ट्रीज के जो वर्कर है उनकी वेजेस अलग फिक्स होगी। दैट्स इट। ये बात क्लियर हो गई? कौन फिक्स करेगा? अगर बात करें तो फिक्स करने का काम करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। और इस मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को 5-5 साल के पीरियड में हम रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और हर 5-5 साल के पीरियड में आप रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने का मतलब बढ़ा भी सकते हो या जितनी है उतनी रख सकते हो। कितना क्लियर है ये बात? ये बताओ, समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलते जाओ तो मैं आगे बढ़ू। हाँ सर। क्लियर?
अच्छा, तो आपको ये समझ आ गया कि मिनिमम वेजेस कौन फिक्स कर रहा है? गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। रिवीजन 5 साल के पीरियड के लिए होता है। ठीक है, अब किस बेसिस पर आपकी वेजेस फिक्स होगी? तो ये हो सकती है आइडर टाइम वर्क के बेसिस पर, कि मिनिमम जैसे आप 4 घंटा काम करो या 4 आवर काम करो, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 घंटा काम करो तो आपको 200 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स है 4 घंटे का। तो टाइम वर्क पर हो सकता है। अच्छा, पीस वर्क पे भी हो सकता है कि 10 पीस बनाने पे मान लो आपको 500 रुपए देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ये पीस वर्क पे भी हो सकता है। ठीक, देन पीस ऑन टाइम बेसिस पर भी हो सकता है कि अगर तुम 4 घंटे में 10 पीस बनाते हो तो तुमको हम मिनिमम कम से कम 500 रुपए देंगे ही देंगे। दो शर्त पूरी करनी है, टाइम भी पूरा करना है और साथ साथ पीस। कितना क्लियर है ये बताओ? तीनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं? वेदिका क्लियर है तीनों पॉइंट? हाँ सर। तनीषा क्लियर है तीनों पॉइंट? यस सर। गुंजा क्लियर है तीनों पॉइंट? यस सर। श्रुति, पंकज, आरजू क्लियर है? यस सर। यस सर। ओवर टाइम का भी रेट, कोमल क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओवर टाइम का रेट भी वर्करों का डिसाइड कर सकते हैं कि आप अगर ओवर टाइम मान लो करते हो, जैसे मेरा नॉर्मल जॉब अगर मैं बोलता हूँ 10 घंटे का है, अब मैं इसमें प्लस 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया तो इसमें मिनिमम मेरे को कितना मिलना चाहिए, जैसे डिसाइड कर दिया गया मिनिमम 100 रुपए। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया किस किस बेसिस पर गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है? टाइम के बेसिस पर, पीस के बेसिस, टाइम। पीस ऑन लिमिटेड टाइम और ओवर टाइम। क्लियर है अच्छे से? यस सर। अब वेजेस में किस किस चीज की गिनती होती है? तो मैंने आपको पहले दिन ये बात बोली थी जब मैं आपको लेबर लॉ का बेसिक पढ़ा रहा था कि वेजेस में गिना जाता है तो बेसिक सैलरी, और इसमें मैंने क्या बोला था ऐड करते हैं अक्सर, क्लियरनेस अलाउंस। ये बात मैंने बोली है। यस सर। और इसमें से हमको क्वेश्चन कैसा आ सकता है? तो इसमें से आपको 1-1 मार्क करके दे देगा कि जैसे XYZ में आपकी फैक्ट्री है, वह मिनिमम वेजेस एक्ट लग रहा है, तो बताओ पहला रिवाइज कितने समय में होती है डैश, तो आपको क्या लिखना होगा वहां पे? 5 ईयर। 5 साल। क्वेश्चन एग्जाम में कि गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस किस किस बेसिस पर डिसाइड करती है, आया तो कर पाओगे? यस सर। यस सर। यस सर। क्या होता है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस। अपने नोट्स में लिखते भी जा रहे हो, कैसे मार्किंग करते जा रहे हो मेरे साथ साथ? यस। नहीं कर रहे हो तो कर देना। तू अमन नोट्स ले गया बेटा अपना आके? नो फिर कैसे सर, मार्क? मैं तो बाहर तू धमतरी में? सर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ना सर। ठीक है। अच्छा, कैसे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करें? तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करने के बेटा 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका जो होता है वो क्या जाता है नोटिफिकेशन मेथड, और दूसरा तरीका जो है वो क्या जाता है कमिटी मेथड। अब अभी क्या है आपके CS एग्जीक्यूटिव की सिलेबस में इसकी डिटेलिंग्स हटा दी गई है, अदरवाइज ये चीजों को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो क्योंकि हटा दी गई है तो वैसे भी नहीं पूछेगा आपको, मैं मतलब समझा रहा हूँ, समझना आप कि जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देश भर के लिए क्या करना है, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस डिसाइड करने हैं, और वो ऑप्ट करती है कि वो नोटिफिकेशन मेथड से जाएगी। तो नोटिफिकेशन मेथड में क्या होगा मैं बताऊं आपको। गवर्नमेंट अपने एक ऑफिशियल कॉलम में, जिसे ऑफिशियल गजट कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑफिशियल गजट कहते हैं। इसमें नोटिस दे देगी कि अभी ये मिनिमम रेट ऑफ वेजेस चल रहा है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो अपना ऑब्जेक्शन बताए। ठीक, अपॉन रिसीविंग ऑब्जेक्शन और नो ऑब्जेक्शन फिर एक नोटिस आता है, और उस नोटिस में क्या किया जाता है, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को रिवाइज कर दिया जाता है। ये नोटिफिकेशन मेथड होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट अपने स्पेसिफिक कॉलम में क्या करती है, नोटिस देती है कि हम मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताए, तो अगर ऑब्जेक्शन आया तो गवर्नमेंट सुधार करेगी, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर वो क्या करेगी, नोटिस देकर नया जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को अप्लाई करवा देगी। और यदि गवर्नमेंट बोलती है वो कमिटी मेथड से जाना चाहती है, तो कमिटी मेथड में क्या होता है, गवर्नमेंट अपने सब ग्रुप बनाती है।
गवर्नमेंट अपने सब ग्रुप बनाती है। सब ग्रुप में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो इसमें जो कमेटी है सब ग्रुप बनता है, इसमें एम्प्लॉयर की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाता है, एम्प्लॉय की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाता है, और उसके बाद टोटल में 1/3 जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट पर्सन्स भी होते हैं। इंडिपेंडेंट पर्सन्स वो होते हैं ना जो एम्प्लॉयर से जुड़े, ना एम्प्लॉय से जुड़े, सरकार की तरफ से जुड़े। आपको अगर बात नहीं समझ आई होगी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कमेटी बनाई जाती है, जब कमेटी बनाई जाती है तो जैसे मान लो कमेटी में 12 मेंबर्स है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो सबसे पहली बात तो आपको ये करना है कि इसके 1/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इसका 1/3 कितना हुआ बेटा, 4 मेंबर, 4। ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब बचे कितने, 8। तो इसमें से 4 जो होंगे वो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब फैक्ट्री ओनर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और 4 जो होंगे वो एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय। अब बोलो कितना समझ आया, ये समझ कितना आया? पहले बताओ नोटिफिकेशन मेथड समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। कमिटी में सरकार ने कमेटी बनाई, अब इस कमेटी को बोला है कि आप रिसर्च और बताओ कि क्या मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को चेंज करने की जरूरत है। फिर जैसे कमेटी रिकमेंडेशन देगी उस हिसाब से फिर क्या है, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या कर दी जाएगी, फिक्स कर दी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक? हाँ सर। अब ये बीच का प्रोविजन आता है ओवर टाइम का प्रोविजन। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, आपका जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उससे ज्यादा आवर काम करना जो होता है ओवर टाइम कहलाता है। नॉर्मल फैक्ट्रीज में जब भी आप ओवर टाइम वर्क करते हो तो आपकी वेजेस डबल कर दी जाती है। जैसे मेरे को अगर 400 रुपए मिलता है तो ओवर टाइम का जो होगा वो मेरा पैसा डबल, 800। ठीक है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर का बात है तो इसमें ये 1.5 गुना होता है, 2 गुना नहीं होता, 1.5 गुना मिलता है ओवर टाइम का पैसा। अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो एग्रीकल्चर में जुड़ा है तो ये 1.5 टाइम से 1.5 गुना होता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओवर टाइम का बेसिकली मतलब होता है आपका जो वर्किंग पीरियड है उसे एक्सेस में आप काम कर रहे हो, तो ये माना जाता है जितने आवर्स आप एक्सेस में काम करोगे आपको डबल रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा। जैसे मेरे को मान लो नॉर्मली 5 आवर्स का 500 रुपए मिलता है, तो हर घंटे का कितना हुआ, 100 रुपए। अब मैं अगर 6 घंटे काम किया तो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया हूँ, 1 घंटा ओवर का टाइम, 600। तो मेरे को क्या होगा, 1 घंटे का 100 रुपए बनता है तो इस घंटे का जो है मेरा 200 रुपए बनेगा। जैसे 5 घंटे का 500 रुपए, तो पर आवर आपका कितना हुआ, 100 रुपए हुआ। अब आपने 6 घंटे से काम किया तो 1 घंटा एक्स्ट्रा किया है, तो वो 100 रुपए की जगह आपको उस एक्स्ट्रा 1 घंटे का कितना दिया जाएगा, 200 रुपए दिया जाएगा। 200 रुपए। आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ईमानदारी से बोलो। आ गया सर। बाकी लोग को हाँ या ना फटाफट बताओ मेरे को। हाँ आगे। सर। आ गया। अभी तक चैप्टर समझ आया कि सिर के ऊपर से गया है? तो समझ आ गया। अच्छे से टफ लग रहा है चैप्टर? नहीं। नहीं सर। चलो ये बात हो गई, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ठीक। सेक्शन 12 का प्रोविजन क्या बोलता है, सेक्शन अपने को याद नहीं रखने हैं, सिर्फ प्रोविजन याद रखना है कि कोई भी एम्प्लॉयर जो है जितनी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है उतना देगा और उससे कम मिनिमम रेट ऑफ वेजेस नहीं पे करेगा, ये उसकी ऑब्लिगेशन बनती है, ठीक है। जितनी मिनिमम रेट सरकार ने डिसाइड करी है उसको उतना ही पे करना है, उससे ज्यादा पे, उससे कम पे नहीं करेगा। नहीं करना। देन वर्किंग आवर फिक्स किए जाएंगे। आपने फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ा है डेली वर्किंग आवर कितना होना 9 आवर्स। और 9 hours। सर इंटरवल सर हाफ एन आवर का हर 5 आवर्स में। हाँ 5 आवर्स। देखो सेक्शन 13 क्या बोलता है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि नॉर्मल वर्किंग डे में वो डिसाइड करे कि वर्कर को कितने इंटरवल मिलने चाहिए। 7 दिन में एक छुट्टी देना कंपलसरी है। क्या देना कंपलसरी है? 1 दिन छुट्टी। छुट्टी के दिन वो आ गया तो उसको ओवर टाइम मानेंगे। क्या मानेंगे? ओवर ओवर टाइम। टाइम। ये क्लियर है? फिर Yes, रिपीट sir. कर दूं क्या? बॉस जो है ये कि वर्किंग डे में इंटरवल कितने देने हैं। दूसरा बॉस ये डिसाइड करना है या बॉस की जिम्मेदारी है कि हर 7 दिन में एक छुट्टी देना कंपलसरी है, और अगर छुट्टी के दिन या डे ऑफ रेस्ट में बुला दिए तो ओवर टाइम के रेट से पैसा पे करना पड़ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस। कोई डाउट नहीं है इसमें? नहीं। अगर मान लो कल को ऐसा हो गया किसी दिन
कि जैसे वर्कर को दिन में 8 घंटा काम करना होता है, अब बाय चांस किसी कारण से 6 घंटे काम कर पाया तो सैलरी काटोगे क्या? नहीं क्यों? सर, वो काम करके चले गए है ना अपना। तो उसको तो 8 घंटे रुकना था ना। क्या पता सर। पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना कि अगर किसी दिन वर्कर नॉर्मल वर्किंग डे से कम काम किया है तो ऐसा नहीं आप उसकी सैलरी काट दिए, उसको जो मिनिमम वेज मिलती है आपको उतना पे करना ही पड़ेगा उसको। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या अधूरा? पूरा। अच्छे से। पूरा क्लियर है? अगर कोई 2 क्लासेस ऑफ वर्क में काम कर रहा है, जैसे मैं टाइम रेट में एक जगह काम करता हूँ 2 घंटे के, और एक जगह पीस रेट पे काम करता हूँ, ठीक, तो मेरे को मिनिमम वेजेस किस रेट के हिसाब से मिलेगी? मैं 2 जगह काम करता हूँ, एक फैक्ट्री में टाइम रेट पे जाके करता हूँ, एक में पीस रेट पे जाके करता हूँ, तो क्या करें? सर दोनों जगह दोनों उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, एक जगह टाइम रेट के और एक जगह पीस। वो मेरे को रिसीव होगी। बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है क्या आपको? यस सर। ठीक। हाँ सर। अच्छा, मान लो मिनिमम वेज नहीं मिल रही है तो क्या करोगे आप? आपको अगर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस नहीं मिल रहे तो क्या करोगे? तो आप गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, जिसको गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी उसके पास, करेगी का मतलब बेसिकली आप इसलिए लिखा है क्योंकि जब एक्ट बनाया गया तो आप तो ये बेयर एक्ट या ओरिजिनल लॉ पढ़ रहे हो, 1948 में बना है, तो अब तो लेबर अथॉरिटीज हैं देश में, ठीक है। तो ये माना जाता है कि आप अगर अथॉरिटी के पास क्लेम करते हो 6 महीने के अंदर और ये प्रूव कर देते हो कि आपको मिनिमम वेज नहीं दे रहा है आपका बॉस, तो आपको 10 गुना तक का कंपनसेशन मिल सकता है, 10 टाइम्स तक का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं एक वर्कर हूं, आपकी फैक्ट्री में काम करता हूं, आप मेरे को मिनिमम वेजेस नहीं पे कर रहे हो, नॉट पेइंग, तो क्या? तो इस सिचुएशन में मैं अथॉरिटीज के पास क्लेम करूंगा, तो अगर मैं अपना क्लेम प्रूव कर दिया तो मेरे को एम्प्लॉयर से 10 गुना तक कंपनसेशन मिल सकता है, 10 टाइम्स तक का। कितना क्लियर है ये बताओ? यस सर क्लियर है। पूरा चैप्टर समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? सर आगे। आ गया सर। दो मेथड कौन कौन से हैं मिनिमम वेजेस फिक्स करने के? एक कमिटी और दूसरा नोटिफिकेशन। गुड। टेस्ट वेस्ट तो दोगे एक आध इसका? हाँ Yes. सर दे देंगे। परसों संडे को दो फैक्ट्रीज एक्ट का टेस्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट का टेस्ट और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का टेस्ट, ठीक है, 3 एक्ट का टेस्ट। यस सर। ठीक। अच्छा, आप अगर फैक्ट्री ओनर हो तो आपको रजिस्टर कौन कौन से मेंटेन करने हैं? फॉर्म 1 रजिस्टर ऑफ फाइन्स, ये आपको रटना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा, क्रैम अप करना पड़ेगा। आप अगर फैक्ट्री चला रहे हो तो आपको ये रजिस्टर जो होते हैं मेंटेन करने होते हैं। फाइन्स के लिए फॉर्म 1 का रजिस्टर, एनुअल डिटेल अपने आके सैलरी का देने के लिए फॉर्म 3 का रजिस्टर, ठीक है। ओवर टाइम का रजिस्टर फॉर्म 4 में होता है, इसके फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। वेजेस का रजिस्टर फॉर्म 10 में, वेज स्लिप जो बनाकर आप देते हो वर्करों को फॉर्म 11 में, ठीक है। मास्टर रोल का मतलब होता है अटेंडेंस, फॉर्म 5 में, ये आपको रटना पड़ेगा। और रिप्रेजेंटेशन का रजिस्टर जो होता है, रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर वर्कर ने कभी हड़ताल कर दी मिनिमम वेजेस को लेकर तो उसके जो डिटेल डाले गए उसको 3 साल तक कम से कम मेंटेन किया। रिपीट कर रहा हूँ, फाइन का रजिस्टर फॉर्म 1 में, एनुअल रिटर्न का रजिस्टर फॉर्म 3 में, ओवर टाइम का फॉर्म 4 में, ठीक है। पहले तो ये दिमाग में बिठा दो 3। वेजेस का रजिस्टर फॉर्म 10, ठीक। वेज स्लिप का मतलब वेज की रसीद का फॉर्म 11, अटेंडेंस फॉर्म 5, फिर रिप्रेजेंटेशन जो है उसका रजिस्टर 3 साल तक मेंटेन करके रखना है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ये समझ में हाँ सर। आ गया? ऑफेंसेस और पेनल्टी आप खुद पढ़ोगे, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप एक बार देखोगे आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर जो है मिनिमम वेजेस एक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आपको इसके मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, आप क्या करना, नोट्स में ऐसी गोदागादी पूरा कर देना जैसे से मैंने करी है देख के, ठीक है। इसके बिना वो मत करना, आगे मत बढ़ना। एक और एक्ट में शुरू करा रहा हूँ, रुक नहीं रहा हूँ। ये समझ आ गया? इंफॉर्मेशन ओवरलोड ज्यादा तो नहीं हो गया? पहले तो ये बताओ आप।
नहीं सर, नहीं सर। हो गया? नहीं हुआ। चलो एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि तुम कोई भी फैक्ट्री जैसे चलाओगे तो 1000 रुपए पर डे मिनिमम अपने वर्कर को देना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलेगी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पेमेंट है, ठीक है? भाई सरकार ने बोला तो मेरे को तो पे करना पड़ेगा अपने वर्करों को, लेकिन मैं ठहरा बदमाश आदमी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ वर्करों के साथ बताओ? मेरे को ये है कि सरकार की मजबूरी करके मेरे को 1000 देना पड़ेगा, लेकिन मैं देना नहीं चाहता, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ वर्कर के साथ अपने, बताओ? सर उन लोग से ज्यादा काम कराएंगे। हाँ वो तो ऐसे भी करवाता ही हूँ मैं, और क्या करूँ? मैं कुछ बदमाशियां कर सकता हूँ, बताओ कैसे? जैसे 1000 रुपए देना है ना, मैं बोलूंगा एक काम कर 200 अभी दे दे मेरे से, आफ्टर 10 डेज बाकी 800 दे देना, अब और घुमा नहीं देंगे। कल आना। कर सकता हूँ नहीं कर सकता? हाँ यस सर। यस सर। तो मैं टाइम देखता रहूंगा, अरे तू 30 मिनट लेट हो गया, तेरा 300 रुपए काट दूंगा मैं, जब 700 रुपए दे मेरे से। कर सकता हूँ नहीं कर सकता? यस। अरे तुम्हारे कारण मेरी मशीन खराब हुई है, मशीन की तो भाई कीमत 1 लाख रुपए है, इसको बनाने में कहाँ तेरे को पेमेंट दूंगा, जा तेरी पेमेंट कट गई, इसको डरावा आके उससे और काम करवा लूंगा। कर सकता हूँ नहीं कर सकता? यस सर। बदमाशी के तो एक है ना, पैसा नहीं देना वो आदमी को तो फिर वो नहीं देता है, फिर उसके लिए तो 10 बहाने हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या है, मिनिमम वेजेस एक्ट निकाल दिया, लेकिन लोग इतने बदमाश थे कि वो क्या करते थे कि इसमें भी मिनिमम वेजेस को काट देते थे किसी नाम से, कभी फाइन के नाम से, कभी छुट्टी के नाम से, कभी बोल देते थे इसने हमारा डैमेज किया मशीन वशीन, इस नाम से पेमेंट काट देते थे। कई बार पेमेंट लटका देते थे, बोलते थे चल ना ठीक है, सरकार ने 1000 तेरे को बोला, तू 200 अभी दे, तू तो घर का आदमी है, बाकी तू बाद में दे देना, इस नाम से लटका दिया करते थे। तो गवर्नमेंट को भी ये बात समझ आ गई, तो गवर्नमेंट ने जब मिनिमम वेजेस बनाए हैं तो साथ साथ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी बनाया है। क्या बनाया है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पूरा है मिनिमम वेजेस से, याद रखना। ये एक्ट जो है वेजेस की पेमेंट को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब ये रूल्स बताता है कि जो वेजेस है वो किस पीरियड में मिल जाने चाहिए, कितनी समय सीमा में मिल जानी चाहिए, उसे लेट नहीं होना चाहिए। ये बताता है कि अगर आप वेज से पैसा काटोगे तो किन बेसिस पर काट सकते हो, जो बेसिस दिए सिर्फ उसी बेसिस पर आप पैसा काट सकते हो, अदरवाइज आप पैसा नहीं काट सकते। तो इसमें सारे रूल बना दिए गए। अच्छा किया गया बुरा किया गया? अच्छा किया गया। आपको समझ आई मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बोलता है कि जब बॉस वेज देगा तो उसके लिए हम रूल डिसाइड कर दिए कि कितने टाइम में उसको वेज देना है, क्या डिडक्शन होने चाहिए वेजेस से, क्या अगर पैसा काटना चाहे तो काट सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि बदमाशी ना हो। अच्छे से बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। कोई डाउट नहीं है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अप्लाई कहाँ पर होता है ये लॉ जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का? तो ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाई बेसिकली होता है फैक्ट्रीज में। कहाँ अप्लाई होता है? फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में। दूसरा रेलवे में। कहाँ अप्लाई होता है? रेलवे। रेलवे। उन एम्प्लॉयज पर भी अप्लाई होता है जो डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं, और उन एम्प्लॉयज पर भी वर्क होता है जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रेलवे में लगे हुए हैं। रेलवे के बहुत सारे काम ठेके या कॉन्ट्रैक्ट पे भी चलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? किस पर अप्लाई हुआ ये समझ आया? फैक्ट्री पे। दूसरा किस? रेलवे। रेलवे रेलवे डायरेक्टली या फिर किसी सब कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। सब कॉन्ट्रैक्टर। अच्छे से समझ आ गई मेरी बात? यस सर। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कि किसी ऑर्गेनाइजेशन पर अगर ये लॉ अप्लाई करना चाहे तो 3 महीने का नोटिस देकर उस ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट पर इस लॉ को अप्लाई करवा सकती है। जैसे मेरी कोचिंग में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नहीं लगता था, अब सरकार ने नोटिस दे दिया 3 महीने पहले से, 3 मंथ नोटिस दे दिया कि हमको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है, लगवाना पड़ेगा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, आप बदमाशी करते हो, तो लग जाएगा, अप्लाई कर देंगे। कितना क्लियर है मेरी बात ये बताओ? समझ आई कि सिर के ऊपर से गई ये बात? फिर बोलूं क्या? हाँ सर समझ हाँ आए। सर। आ गई? मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे लॉ नहीं लगता था, गवर्नमेंट नोटिस देकर लगवाना चाहे तो 3 महीने पहले का नोटिस देकर लगवा सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक। अब ये दोनों पॉइंट को काटेंगे अपन, इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है?
नीचे आएंगे वेजेस कितने समय में मिलनी चाहिए, ठीक। तो बेसिकली वेजेस मिलनी तो हर पर्सन को चाहिए, टाइम पीरियड क्या होता है, तो अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट में 1000 से कम लोग काम कर रहे हैं तो जो पेमेंट बॉस को करनी होती है महीना खत्म होने के 7 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। जैसा अगर मैं मान लूं कि अभी चल रहा है अपना दिसंबर, तो दिसंबर एंड होगा तो उसके विद इन 7 डेज पेमेंट होनी चाहिए, मतलब बिफोर 7 जनवरी पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर आप क्या कितने से कम वर्कर है, 1000 से कम वर्कर है, 1000 से अगर कम। आपके 1000 से ज्यादा वर्कर है तो सेम यही पेमेंट जो है वो दिसंबर एंड के 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। कोई दिक्कत? मतलब बिफोर 10 जनवरी हो जानी। 10 जनवरी। कितना क्लियर हुई मेरी बात? समझ आया कि नहीं आया ये बताओ आप। आया? हाँ सर। साथ ही साथ आपको इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है ना, टाइम इससे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो याद रखना वेजेस सब एम्प्लॉय को मिलेगी, सारे एम्प्लॉयज को। अगर 1000 से कम संख्या है तो 7 दिन के अंदर पेमेंट, 1000 से ज्यादा है तो 10 दिन के अंदर करनी। कब से 10 दिन? महीना खत्म होने के, फॉलोइंग मंथ मतलब होता है एंड ऑफ मंथ। क्लियर है? यस सर। उसमें ये बोला जाता है कि इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट भी लगेगा सर। सर व्हाट इज इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट? तो ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेल और फीमेल दोनों वर्कर काम कर रहे हैं और सिमिलर जॉब कर रहे हैं, एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो उनकी पे भी इक्वल होगी। सही चीज है कि गलत चीज है? सही है। ये है इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है कि एक वर्क प्लेस पर अगर एक काम के लिए मेल और फीमेल एक जैसा काम कर रहे हैं तो दोनों की वेजेस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अच्छे से क्लियर है कि आधा अधूरा क्लियर है? सर क्लियर अच्छे से। क्लियर है। पेमेंट कैसे करोगे वेजेस की, कैसे पे करोगे? तो चॉइस है, आप कॉइन्स में भी कर सकते हो, नोट्स में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत? नो। उसके चाहो तो चेक से भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कई बार गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देती है कुछ इंडस्ट्रीज में कि आपको जो पेमेंट करनी है वो कैश नहीं करोगे, आप बाय चेक या बैंक अकाउंट में डालोगे ताकि सरकार के पास भी रिकॉर्ड रहे हमेशा। कुछ इंडस्ट्रीज के लिए स्पेसिफाई कर दिया जाता है। ऐसे तो छोटी मोटे बिजनेसेस में क्या कैश और कॉइन चल जाता है, पर बड़े बिजनेसेस में चेक में से पेमेंट जाती है या फिर क्या होता है बैंक अकाउंट में जाती है। कितना क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। यहां तक पढ़ो आज, ठीक है? इस पॉइंट तक आप पढ़ो। कल आपको इसको मैं कंप्लीट करा के आपको नया चैप्टर में चालू करवा दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ सर। तो इसको आप कर दीजिए आज, तो कर ही देना, इसकी रिकॉर्डिंग भेज देता हूं मैं, है ना? यस सर। या अभी भेज दे रहा हूं मैं, ज्यादा लेट नहीं करते, दिन भर में पढ़ देना, है ना? अभी लेट हो जाता ना, शाम को या रात को भेज रहा हूं मैं, या अभी भेज देता हूँ, पढ़ यस सर। ठीक है? हाँ सर। थैंक यू।